जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एट द रेट राज पर। और आपकी सेवा में हाजिर है हमेशा की तरह आपका अपना राजकुमार। तो इस वीडियो में पढ़ते हैं हम कुछ खास बातें, कुछ बड़ी अच्छी बातें, ग्रामेटिकल एरर को करेक्ट करने वाली बातें। आज इस वीडियो में मैं वो बात पढ़ाने जा रहा हूँ जो मोस्टली पढ़े लिखे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है। जब स्टूडेंट पूरे के पूरे टॉपिक ग्रामर के पढ़ लेता है, उसके बावजूद भी वो देखता है कि कॉमन एरर रिलेटेड प्रॉब्लम्स या सेंटेंस इंप्रूवमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम वो सोल्व नहीं कर पा रहा है, या जब वो किसी टॉपिक वाइज प्रॉब्लम को सोल्व करता है, सपोज दैट वर्ब पढ़ रहा है या नाउन पढ़ रहा है या टेंस पढ़ रहा है, टॉपिक वाइज प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहा है तो वो इजीली कर लेता है। लेकिन जब मिसलेनियस प्रॉब्लम आ जाती है, मिक्स करके प्रॉब्लम को दिया जाता है, मिक्स करके क्वेश्चंस को पूछा जाता है, तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब क्वेश्चन पेपर में आप कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करते हो तो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन जब बाद में आप किसी टीचर से डाउट पूछते हो, अरे सर ये तो वर्ब रिलेटेड है, ये तो बड़ी आसान है सर, सर बस मिक्स प्रॉब्लम नहीं सोल्व हो पाती है सर, कोई तरीका बताइए। तो आज हम उस तरीके की बात करेंगे जिससे आप कभी भी किसी भी तरह की ग्रामेटिकल एरर को सेकंड्स में फाइंड आउट कर लेंगे, ज्यादा बिना सोचे समझे। मतलब ज्यादा सोचना समझना नहीं है, बिल्कुल आसानी से फाइंड आउट कर लोगे। तो देखो, सबसे पहले एक सेंटेंस है हमारे सामने और इसी तरह के मैं 50 सेंटेंस कराने वाला हूं आपको इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लेंथी होने वाला है, तो बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर जो नहीं किया, वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको पसंद आए, और दोस्तों को भी शेयर करना, जो आपके एग्जाम देने वाले दोस्त हैं ना आपके साथ, उनको भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक सेंटेंस को पढ़ते हैं। देखो, इस सेंटेंस को मैं कई तरीके से पढ़ाने वाला हूं और ऐसे 50 सेंटेंसेस से इस वीडियो में प्रैक्टिस कराने वाला हूं, देखना। शी फेसेस द पजलिंग डिलेमा ऑफ डिसओबेइंग हर फादर और लूजिंग द मैन शी लव्स। अब एक सेंटेंस है कि वो एक बड़ी पजलिंग, पजलिंग क्या होती है, कंफ्यूज करने वाली, और डिलेमा क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिलेमा। डिलेमा का मीनिंग क्या होता है? डिलेमा का मीनिंग होता है व्यथा। व्यथा का मतलब ही ऐसी होती है, वो होता है कंफ्यूजिंग सिचुएशन। क्या होता है? कंफ्यूजिंग सिचुएशन। कंफ्यूजिंग सिचुएशन, या फिर हम कह सकते हैं पजलिंग सिचुएशन। ठीक है, पजलिंग सिचुएशन। क्लियर है? तो अभी क्या है, ये सेंटेंस जो है हमारा, ये जो क्वेश्चन है हमारा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट टाइप है। आपको पता है कि ग्रामर में दो तरीके के से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो ग्रामर क्लोज टेस्ट में भी यूज होती है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट में भी यूज होती है, काफी जगह। लेकिन जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रामर से, वो या तो इस तरह के पूछे जाते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चन टाइप बोलते हैं, या फिर कॉमन एरर, जिसमें सेंटेंस के पार्ट करके ABCD और लास्ट में लिखा होता है नो एरर। ठीक है, तो अभी क्या है, इस सेंटेंस के कुछ पार्ट हमें यहां पे दिए गए हैं। वो कहता है कि अगर जो इस सेंटेंस के इन पार्ट में कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो वो बताइए, नहीं है तो आंसर क्या होगा, नो एरर। तो डेफिनेटली यहां पर एक एरर है जो मैं आपको बताने वाला हूं। कई बार आंसर नो एरर भी होता है। ठीक है, अब हम एक लेसन पढ़ते हैं जिस लेसन का नाम है सुपरफ्लस एक्सप्रेशन। शायद आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़ा जरूर होगा, नहीं पढ़ा है तो भैया अब मैं आपको बता देता हूं सुपर प्लस एक्सप्रेशन क्या हो जाता है। सुपर प्लस का मतलब होता है मोर देन नेसेसरी, जो जरूरत से ज्यादा है। क्लियर है? सुपर प्लस का मीनिंग होता है। तो मतलब यहां पर जरूरत से ज्यादा क्या है इस सेंटेंस में? इस सेंटेंस में जरूरत से ज्यादा एक शब्द है, जब इसका मीनिंग ऑलरेडी पजलिंग सिचुएशन है, तो पजलिंग वर्ड की क्या जरूरत है हमें? नहीं है, तो ये वर्ड इसका मतलब सुपरफ्लस है, मतलब जरूरत से ज्यादा है। जब इस वर्ड का मीनिंग ऑलरेडी इस वर्ड में छिपा हुआ है, दोनों वर्ड का सेम सेम मीनिंग है लगभग लगभग, ठीक है ना, तो फिर हमें एक्स्ट्रा वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे एक्स्ट्रा वर्ड लगा देने को ही क्या करते हैं, क्या कहते हैं, सुपरफ्लस एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये पजलिंग वर्ड नहीं आना चाहिए। और यहां पर इन तीन पार्ट में कौन से पार्ट में पजलिंग वर्ड दिया हुआ है, ये, तो इसका मतलब इस पार्ट में यहां नहीं होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा हमारा? सी। क्लियर है? अब क्या इस सेंटेंस में सिर्फ एक ही तरह की प्रॉब्लम क्रिएट की जा सकती है? इस सेंटेंस में आपसे आर्टिकल रिलेटेड प्रॉब्लम भी पूछ सकता है। ये तो सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन वाला हो गया। अब जो प्रॉब्लम आपकी
माइंड में रहती है ना हमेशा कि टॉपिक वाइज करते हैं तो इजीली यूं उड़ा देते हैं सबके सब क्वेश्चन। मोस्टली क्वेश्चन ठीक होते हैं, ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन के आंसर हमारे ठीक होते हैं, लेकिन जब मिक्स करके आ जाते हैं तो फिर टाइम टाइम फिक्स हो जाती है, फिर 50% ठीक होते हैं, 50% गलत हो जाते हैं। तो उस दुविधा को दूर करने के लिए, उस परेशानी को दूर करने के लिए हम इस वीडियो में बातें शेयर करने वाले हैं, बातें आपको बताने वाले हैं। क्लियर है? तो अभी क्या है, इस सेंटेंस को देखिए। अब इस सेंटेंस में कितने तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जिस तरीके से मैं इस सेंटेंस की अब आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूं ना, उसी तरीके से अगर आप डेली 5 सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस कर लोगे, सपोज दैट अ वर्ब रिलेटेड प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो, वर्ब का टॉपिक आपने अपनी बुक में पढ़ा और वहां पे प्रॉब्लम सोल्व करने लग गए, 5 क्वेश्चन को, उसी वर्ब वाले 5 क्वेश्चन को जिस तरीके से मैं बताऊंगा उस तरीके से ऑब्जर्व कर लेना। मैं गारंटी देता हूं उस वर्ब वाले एक क्वेश्चन से आप बाकी 5 जो चैप्टर है, नाउन प्रोनाउन वर्ब, इस तरीके से 5 बाकी के चैप्टर्स की भी प्रैक्टिस आप एक सेंटेंस से ही कर सकते हो। मतलब एक सेंटेंस में एक ही तरह का एरर ना होकर के 10 टॉपिक से रिलेटेड एरर आ सकता है। जैसे कि मैं इसमें बता रहा हूं, अब देखो इसी सेंटेंस को मैंने बार बार लिखा है। बार बार लिखने का बड़ा रीजन है, जो आपको समझाने वाला हो ना बात, जो मतलब आपको आपके जो प्रॉब्लम है ना वो कॉमन एरर वाली यूं सोल्व हो जाएगी। अब देखो ये वाला सेंटेंस में हमारे यहां पर एक प्रॉब्लम थी, वो क्या थी, पजलिंग नहीं आना चाहिए था। मैंने इन सभी सेंटेंस में पजलिंग कहीं पे नहीं लिखा। आप देखोगे पजलिंग कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अब क्या है, इस सेंटेंस में क्या दिक्कत है, अभी इस सेंटेंस में क्या दिक्कत है, जैसे डिलेमा है, ये होता है एक नाउन, क्या है हमारा नाउन, फिर आ गया ऑफ, और फिर ये क्या आ गया, एक वर्ब आ गया जो आईएनजी फॉर्म में है। क्लियर है? तो जब कभी भी इस तरीके से नाउन आ जाए और फिर ऑफ आ जाए और या कोई वर्ब आ जाए, ठीक है, वर्ब जो जीरंड फॉर्म में है, या फिर कोई नाउन ही आ जाए, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, या नाउन प्लस ऑफ प्लस वर्ब जो कि जीरंड फॉर्म में है, आईएनजी फॉर्म में है, तो ये वाला जो नाउन होता है ना, इसके पहले आर्टिकल दा का आना जरूरी है। क्योंकि एक डिलेमा को, किसी सिचुएशन, किसी एक्शन से, इस एक्शन में है ये डिलेमा, तो एक प्रॉपर टाइप के डिलेमा है, ठीक है ना, जो इस एक्शन को रिलेट करते हैं, डिसओबे करने को रिलेट कर रही है। तो यहां पर कोई डिलेमा नहीं है, प्रॉपर टाइप के। तो यहां पर किसी भी नाउन को प्रॉपर बनाने के लिए, उस पर उसको डेफिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, आर्टिकल दा का यूज करते हैं। और इतनी ज्यादा अगर आपको समझ नहीं है तो एक बात समझ लो कि अगर जो नाउन प्लस क्या होगा, नाउन प्लस ऑफ प्लस कोई भी नाउन आ जाए, या फिर ऐसी वर्ब आ जाए जिसके साथ आईएनजी जुड़ा हुआ है, मतलब इस आईएनजी को बोलते हैं जीरंड फॉर्म, जीरंड फॉर्म में वर्ब आ जाए, तो उस केस में पहले वाले नाउन से पहले यहां पर द ऐड हो जाता है। इस बात को आप लिख सकते हो, इसको वीडियो को पॉज करके ये रूल लिख सकते हो। इसी तरह के 50+ रूल मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्लियर है? ओके, चलो देखते हैं। तो समझ में आ गया। तो पहले सेंटेंस में क्या एरर थी, मतलब दा का एरर, मतलब इसी सेंटेंस में जो ये मैंने आपको पढ़ाया, इसमें पजलिंग, ये जो एक्स्ट्रा एडजेक्टिव डाल रखा है, इससे इसके अलावा एक और एरर भी क्रिएट की जा सकती है। क्लियर है? और भी एरर दे सकता है। आगे देखो, चलो अब आगे क्या है, शी फेसेस द डिलेमा, अब दा तो आ गया, ऑफ डिसओबेइंग हर फादर और लूज द मैन शी लव्स। वो फेस करती है वो व्यथा, अपने फादर को डिसओबे करे या फिर उस इंसान को खो दे जिसको वो बहुत ज्यादा प्यार करती है। ठीक है? अब क्या है, यहां पर पजलिंग भी नहीं है, आर्टिकल भी आ गया, ये प्रॉब्लम भी नहीं है, ना आर्टिकल रिलेटेड प्रॉब्लम है, ना वर्ब रिलेटेड प्रॉब्लम है, ना और एक्स्ट्रा एडजेक्टिव सुपरफ्लस एक्सप्रेशन वाली प्रॉब्लम भी नहीं है। आगे चलते हैं, यहां पर लिखा है लूज, यहां पर लूजिंग। अब एक रूल होता है, जब भी वर्ब प्लस कंजक्शन प्लस वर्ब होगा तो इन दोनों वर्ब की फॉर्म जो है वो सेम होगी। क्या होगी? सेम फॉर्म होगी। क्या होगी? एंड से, और से, बट से, जब इनसे वर्ब जुड़ती हैं दो आपस में, तो वर्ब की जो फॉर्म होती है वो सेम होती है, मेन वर्ब की। तो अभी यहां पर जो वर्ब है वो डिसओबेइंग है, वो ऐसी व्यथा में थी कि वो अपने फादर को डिसओबेइंग और लूजिंग,
अब ये वाली वर्ब और ये वाली वर्ब इस और कंजक्शन से जुड़ी है, तो दोनों वर्ब का फॉर्म सेम होना चाहिए। या तो इसको डिसओबे कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता, आगे एक सेंटेंस में बताऊंगा क्यों नहीं हो सकता। अभी क्या है, अभी के लिए यहां पर लूज की जगह क्या आ जाएगा, लूजिंग आ जाएगा। मतलब अब एक रूल और हमने पढ़ लिया, जब दो वर्ब आपस में किसी भी कंजक्शन से जुड़ती हैं तो दोनों वर्ब की फॉर्म सेम होनी चाहिए। क्लियर है, इस तरीके से साथ साथ जुड़ती हैं। तो अब यहां पर वर्ब रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब इस सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ सुपर प्लस एक्सप्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम ना आकर के आर्टिकल और वर्ब रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ सकती है। क्या आप में हिम्मत है कि इस तरीके से आप किसी सेंटेंस को ऑब्जर्व कर पाओ? आप है तो कर लेना भैया। अगर ये आपने कर लिया ना डेली, अगर 5 सेंटेंस भी कर लिए, मैं गारंटी देता हूं उन 5 सेंटेंस में नियर अबाउट, ज्यादा नहीं तो आप 40 रूल्स का प्रैक्टिस कर लोगे। वो रूल ऐसे होंगे आपको हमेशा याद रहेंगे, जैसे इसमें अभी रूल की प्रैक्टिस की। अब दूसरे तीसरे सेंटेंस में आ जाते हैं। तीसरे सेंटेंस में पहले ही एरर है। ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। अब एक प्रॉब्लम यहां भी और ये है वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट। जब भी सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में आती है। इसका मतलब वर्ब के साथ क्या जुड़ता है, एस या ईएस। तो फेस की जगह क्या आना चाहिए, फेसिस, जो बाकी सभी सेंटेंस में। मतलब यहां पे भी ग्रामेटिकल एरर क्रिएट किया जा सकता है। तो मतलब एक सेंटेंस में कितने तरह के ग्रामेटिकल एरर एग्जामिनर क्रिएट कर रहा है, सोचो। तो जरूरी नहीं है कि जब आप किसी सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं तो बस जिसमें जो उसमें एरर दिया गया है आपने वो फाइंड आउट किया और आपका काम खत्म हो गया, ऐसे नहीं। अगर वो इंग्लिश को अच्छे से सीखना है ना, और आपको ये चाहिए कि जब कॉमन एरर वाला कोई भी सेंटेंस आपके सामने आए तो तुरंत यूं एरर सामने आ जाए। और और सबसे बड़ी दिक्कत कब होती है, जब सेंटेंस में कोई एरर नहीं होता और सेंटेंस का आंसर नो एरर होता है, तो आप ढूंढते रह जाते हो और मिलता नहीं, क्योंकि आपकी आदत तो एरर ढूंढने की बन चुकी है। आप तो ढूंढ के ही मानोगे, छोड़ूंगा नहीं जब तक नहीं मिलेगा, और नहीं मिलता तो फिर क्वेश्चन छोड़ देते हो। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करोगे और किसी सेंटेंस का आंसर, किसी क्वेश्चन का आंसर नो एरर है, तो वो भी इजीली फाइंड आउट हो जाता है, उसमें कंफ्यूजन नहीं रहता, क्योंकि आप एक सेंटेंस में सारे पार्ट ऑफ स्पीच को रिलेट कर पाते हो। अब आगे देखो, शी फेसेस द डिलेमा ऑफ डिसओबेइंग। अब यहां पर फेसिस भी है, द भी है, पजलिंग भी नहीं है, डिसओबेइंग भी है, और लूजिंग भी है, द मैन शी लव्ड। अब यहां पर दिक्कत क्या आ जाती है कि ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, तो ये पास्ट कैसा आ गया, तो प्रॉब्लम यहां भी आ सकती है। लव्ड की जगह क्या आना चाहिए, लव्स आना चाहिए। सारा सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है तो प्रेजेंट में ही आएगा ना आगे भी। ठीक है, देखो अब आगे नेक्स्ट सेंटेंस, शी फेसेस द डिलेमा ऑफ डिसओबे। अब देखो, अब यहां पर क्या होता है कि इस वर्ब को मैंने फर्स्ट फॉर्म में लिखा और यहां आईएनजी लगा दिया। अब आप कहोगे कि सर आईएनजी हटा दो तो दोनों वर्ब का फॉर्म क्या हो गया, सेम हो गया, लेकिन नहीं। आईएनजी हटाने से भी तो ठीक हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ऑफ जो प्रेपोजिशन है, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आएगी, अगर जो कोई वर्ब ऐसे आती है, प्रेपोजिशन है, ऑफ, ऑन, इन, एट, अमंग, बिटवीन, कोई भी ऐसी प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जब वर्ब आती है तो वर्ब के साथ क्या जुड़ जाता है, आईएनजी जुड़ जाता है, तो यहां पर एरर हो गया। क्या होगा, डिस ओबेइंग होगा यहां। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो एक सेंटेंस में देखो कितने तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है ना, मजा आ गया ना। चलो आगे देखते हैं। 2 सेंटेंस ही कराऊंगा, बाकी के 48 सेंटेंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, रूल्स की प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, अगर मैं 50 सेंटेंस की ऐसे प्रैक्टिस कराऊंगा तो 6 से 7 घंटे का वीडियो बनेगा ये। चलो आगे देखो, शी फेसेस द डिलेमा ऑफ डिसओबेइंग हर फादर और लूजिंग द मैन शी लव। अब यहां पर एक और प्रॉब्लम हो गई। शी क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या आना चाहिए, लव्स। इसको लव्ड में या लव में चेंज करके भी एग्जामिनर प्रॉब्लम दे सकता है। तो मतलब एक ही सेंटेंस में कितने तरह के प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अभी तो और भी हो सकती है, अगर ऑफ की जगह मैं टू लगा दूं ना तो भी दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है, अब प्रेपोजिशन पढ़ेंगे तो ये सारी बातें भी हम पढ़ेंगे। क्लियर है, समझ में आई। ओके, तो इस तरीके से आप एक ही सेंटेंस में 10 तरह के एरर को ऑब्जर्व करके आप सेंटेंस, एक ही सेंटेंस से कई सारे रूल्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तरीके से अगर आपने 5 सेंटेंस डेली प्रैक्टिस कर लिए, मैं गारंटी देता हूं विद इन 15 डेज
जब आप 75 सेंटेंसेस की ऐसे प्रैक्टिस कर चुके होगे, जब आप फिर देखना कि आपकी वो वाली प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम है कि जब टॉपिक वाइज करते हैं तो सोल्व हो जाते हैं, जब मिक्स करते हैं तो फिर कंफ्यूजन हो जाता है, वो प्रॉब्लम यूं सोल्व हो जाएगी। ठीक है, करके तो देखिए, करने से होगा। अब आगे चलते हैं एक सेंटेंस में, देखो कितना बढ़िया सेंटेंस है ये। He is originally from Republic. He is originally from Republic of Ireland and has come here for a change. अब कभी भी किसी भी देश के नाम में रिपब्लिक वर्ड आ जाए तो आर्टिकल द का यूज होता है। ये तो है इसका आंसर। ये क्या है आंसर? रिपब्लिक आ जाए, यूनाइटेड आ जाए, यूनियन आ जाए, इस तरीके के वर्ड अगर जो किसी भी फेडरल वर्ड आ जाए किसी भी देश के नाम के साथ जुड़ते हैं तो उस देश के नाम के साथ आर्टिकल द का यूज होता है। आर्टिकल में पढ़ाऊंगा जरूर, देख लेना आप, पढ़ा भी होगा आपने, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जो जिन्हें सब टॉपिक कर रखे हैं उनके लिए खास तौर पर है ये वीडियो। बाकी जो नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी देख लें, प्रीवियस ईयर के 50-60 रूल तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ इस वीडियो में। हीर इज, तो आंसर क्या हो गया हमारा, यहाँ पे द आना चाहिए, तो आंसर हमारा क्या हो गया, ए हो गया। अब इस सेंटेंस में कितने तरह के प्रॉब्लम एग्जामिनर क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। ऑब्जर्व करते हैं, आ जाओ, इस चीज को ऑब्जर्व कराऊंगा, आगे वाले क्वेश्चंस को ऑब्जर्व नहीं कराऊंगा। हाँ, आने वाले टाइम में, आने वाले 2-4-10 दिनों में इसी चैनल पे मैं आपको 10-10 क्वेश्चन की इस तरीके से प्रैक्टिस करा के 20-25 वीडियो जरूर दूंगा ताकि आप इस चीज को अच्छे से सीख जाओ। ही इज ओरिजिनली फ्रॉम द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ठीक है, तो यहां पर दा तो आ गया, एंड हैज कम हियर फॉर अ चेंज। वो कहां से है, ओरिजिनली फ्रॉम द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एंड हैज कम हियर फॉर अ चेंज। अब इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में कोई गलती है तो इस सेंटेंस का आंसर नो एरर भी तो हो सकता है। ही इज ओरिजिनली फ्रॉम द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एंड हैज कम हियर फॉर अ चेंज, तो आंसर ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। नो एरर भी सेंटेंस का आंसर, क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, ऑप्शन में है तो इसका मतलब उसका कुछ वजूद है, वो भी आंसर हो सकता है, तभी तो दिया गया है। ठीक है, आगे देखो, ही इज ओरिजिनली फ्रॉम द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एंड हैव। अब यहां पर क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला प्रॉब्लम हो गया। ये वाली वर्ब किसके लिए यूज हुई है, ही के लिए। ही के लिए तो मतलब हैज को हैव में चेंज कर देगा तब भी प्रॉब्लम आ गया। दो तरीके के एरर स्टार्ट हो गए, तो यहां पर क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए। ही इज ओरिजिनली फ्रॉम द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड हैज कम हियर टू चेंज, टू ए चेंज, टू अ चेंज नहीं होगा, क्या आएगा, फॉर अ चेंज, इसको चेंज कर दिया तो भी यहां पर ये प्रेपोजिशन आना चाहिए। ठीक है, चेंज एक ऐसा वर्ड है जो जिसका जो साउंड है वो वाउल साउंड ना हो करके कौन से साउंड से स्टार्ट होता है, कौन से साउंड से, वाउल और स्वर व्यंजन पढ़ा है ना, कॉन्सोनेंट साउंड। वाउल मतलब स्वर साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड व्यंजन साउंड। तो यहां पर कॉन्सोनेंट वाला साउंड है चेंज, चा आ गया तो यहां पर ए आना चाहिए। तो अभी देखो, एक प्रॉब्लम ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और भी बताता हूं। ही इज ओरिजिनल फ्रॉम। अब ये जो ओरिजिनल वर्ड है ये क्या है, ओरिजिनल वर्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है। और यहां पर किसको क्वालिफाई कर रहा है, इज को, वर्ब को क्वालिफाई। वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब। और इसका अगर जो एडवर्ब बनाना है तो मैं क्या करूंगा, किसी भी एडजेक्टिव का एडवर्ब बनाना है तो मोस्टली ऐसे एलवाई लग जाता है, ओरिजिनली फ्रॉम। क्लियर है, तो एडवर्ब रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ गई इसमें, एडवर्ब एडजेक्टिव के कंफ्यूजन वाली प्रॉब्लम आ गई। अब आगे देखो, ही इज ओरिजिनली फ्रॉम द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड बट हैज। अब क्या है, बट दो सेंटेंसेस को कब जोड़ता है, जब दोनों सेंटेंस में अपोजिट बात, एक में अच्छी बात है तो एक में बुरी बात। पहले वाले में बुरी बात है तो अब इन दोनों में तो सेम सेम पैरेललिज्म चल रहा है, कोई अपोजिट बात नहीं है। यहां पे वो आता है आयरलैंड चेंज करने, अपने आप में एक चेंज लाने के लिए। ठीक है, तो यहां पर बट नहीं आना चाहिए, तो कंजक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम भी ऐसे आ सकती है। तो भैया देखो, एक ही सेंटेंस में हम आर्टिकल रिलेटेड भी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रिलेटेड भी, टेंस रिलेटेड भी, एडजेक्टिव रिलेटेड भी, एडवर्ब रिलेटेड भी, कंजक्शन रिलेटेड भी, एक ही सेंटेंस में हम कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिलेट करके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अगर इस तरीके से आपने 5 से 10 सेंटेंसेस को डेली ऑब्जर्व कर लिया, किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको कंफ्यूज कर दे, गारंटी दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं, आगे हम करते हैं आगे।
कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और इस वीडियो में बड़े सारे क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर दो, सब चैनल को सब्सक्राइब कर दो बस जल्दी, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो ऐसी वीडियो आपको आगे मिलती रहेंगी और ऐसी वीडियो अभी तक मिली नहीं होंगी आपको जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन समझाए। यूट्यूब पे ढूंढ के देख लेना, एक बार मिल जाए तो भाई मुझे भी चैनल का नाम बता देना, मैं भी सीख लूंगा। ही टुगेदर विद हिज लॉन्ग टर्म कोलैबोरेटर, वो वर, अब देखो ही एंड हिज लॉन्ग टर्म, ही एंड आई, अगर मैं ऐसा लिखता हूं ना, ही एंड आई, तो क्या बोलूंगा, आर डांसिंग, क्या बोलूंगा, आर डांसिंग, ही, ठीक है, अलोंग विद राम आर गोइंग टू समवेयर। तो जब कभी भी दो सब्जेक्ट एंड से वगैरह जुड़ते हैं ना, तो दो, इसको प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है इसमें। लेकिन जब दो सेंटेंस विद से, अलोंग विद से, टुगेदर विद से, इनसे जुड़ते हैं, कुछ कंजक्शन ऐसे होते हैं, अगर जो उनसे सेंटेंस जुड़ते हैं तो पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके, अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, और अगर वो प्लूरल है तो वो वर्ब प्लूरल आएगा। तो यहां पर किससे जुड़े, ही को जोड़ा गया टुगेदर विद लगा करके, हिज लॉन्ग टर्म कोलैबोरेटर, ये प्लूरल हो या सिंगुलर हो कोई मतलब नहीं, दो सब्जेक्ट जुड़े टुगेदर विद से, टुगेदर विद से जुड़े तो जो ये वाली वर्ब है किसको रिलेट करेगी, पहले वाले सब्जेक्ट को रिलेट करेगी, और ही के साथ वर नहीं, वाज, प्लूरल नहीं, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो आंसर क्या है, यहां पर हमारा बी आंसर है, बी में वर नहीं, क्या आना चाहिए, वोज आना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रिवीजन हो गया, पहले ही रूल है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। आगे देखते हैं, चलो। द वर्ल्ड इज एट अ क्रूशियली फेज इन इट्स फ्लाइट अगेंस्ट द वायरस। अब सबसे बड़ी बात है इस सेंटेंस में, द वर्ल्ड इज एट अ क्रूशियली फेज, मुझे पता है कि कुछ बच्चों ने तो यू एरर निकाल दिया होगा उसमें से, इसमें कुछ कंफ्यूज होंगे ऐसे। अभी ऐसा नहीं कि जिनको इसमें एरर मिल गया तो आगे वाले में भी मिल गया, उनको भी समझने के लिए कुछ ना कुछ नया रूल आएगा, रिवीजन तो हो ही रहा है। तो अब फेज वर्ड क्या है, व्हाट इज द वर्ड फेज, ये एक नाउन है। फेज क्या है, एक सिचुएशन है, और कोई भी सिचुएशन, नेम ऑफ ए सिचुएशन एक नाउन होती है। अब नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, नाउन को क्या करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एडजेक्टिव की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, एडजेक्टिव की। क्रूशियली जो वर्ड है, क्रूशियली जो वर्ड है ये एक क्या है, एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब। हालांकि नाउन को एडवर्ब भी क्वालिफाई कर देता है, लेकिन वो दो एडवर्ब है जो क्वालिफाई करते हैं, एक तो इवन और एक ओनली। इवन और ओनली दो ऐसे एडवर्ब हैं जो किसी नाउन को भी क्वालिफाई करते हैं, प्रोनाउन को भी। अदरवाइज नाउन को एडजेक्टिव ही क्वालिफाई करता है। अब एडजेक्टिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको यहां पर क्या कर देंगे, क्रूशियल कर देंगे, क्रूशियल फेस। तो आंसर जो है हमारा बी हो जाएगा, ये आंसर है हमारा। यहाँ पे क्रूशियली की जगह क्या आना चाहिए, क्रूशियल आना चाहिए। समझ में आया, एडजेक्टिव की और एडवर्ब का जो रिलेशन से प्रॉब्लम्स आती हैं वो समझ में आ गया। अब ये रूल भी समझ में आ गया, तो अगले में चलते हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूं, बड़े आसान है, कोई मुश्किल नहीं, आपके एग्जाम में आए हुए ये, ठीक है। कोई मतलब हवा बना दिया कि इंग्लिश इतनी मुश्किल है, कई बच्चों के लिए होती भी है, लेकिन वो भी अगर दिल लगा के कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए भी, ठीक है। देखो आगे, आफ्टर केयरफुली कंसिडरेशन ऑफ योर प्रपोजल, फिर वही बात आ गई कि यहां पर एक नाउन है कंसिडरेशन। जब भी TION या ION किसी वर्ड के लास्ट में हो तो वो क्या होता है, नाउन होता है। नाउन की पहचान यहां से आ जाती है, नाउन। और LY है तो वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। केयरफुल, केयरफुल वर्ड क्या होता है, केयरफुल वर्ड होता है हमारा एक एडजेक्टिव। तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए क्या आना चाहिए, केयरफुल आना चाहिए। और जहां पर केयरफुली वाला पार्ट है उसमें एरर है, ये आ गया। समझ में आ गया। देखो अब आगे बड़ा आसान है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यू कैन चेक इन ऑनलाइन, आप चेक इन कर सकते हो ऑनलाइन, बट यू हैव टू डू इट एट लीस्ट 4 hours फ्रॉम योर फ्लाइट। 4 hours फ्रॉम योर फ्लाइट, फ्रॉम मतलब दूरी थोड़ा ना बता रहे हैं, टाइम की बात।
ये 4 आवर्स क्या है, टाइम है। और फ्रॉम जो प्रेपोजिशन है, अगर जो इस टाइम को मुझे इससे रिलेट करना है तो मैं फ्रॉम प्रेपोजिशन को नहीं लगाता। फ्रॉम प्रेपोजिशन को किस में यूज किया जाता है, फ्रॉम प्रेपोजिशन ही इज फ्रॉम दिल्ली, मतलब एक सोर्स को बताने के लिए यूज किया जाता है। वाटर इज कमिंग फ्रॉम रिवर, ठीक है, सोर्स को बताने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। एप्पल फेल डाउन फ्रॉम द ट्री, सोर्स को, ट्री पे एप्पल लगता है, सोर्स को बताने के लिए फ्रॉम का यूज किया जाता है। तो और टाइम को रिलेट करने के लिए यू कैन चेक इन ऑनलाइन, तो ये मतलब यहां नहीं आएगा, और यहां पे क्या आना चाहिए, बिफोर योर फ्लाइट। क्या है, बिफोर योर फ्लाइट। आपको चेक इन करना है 4 घंटे पहले, 4 आवर्स बिफोर योर फ्लाइट। तो यहां पर क्या है, आंसर हो गया हमारा ए। समझ में आ गया। तो टाइम को रिलेट नहीं करता, टाइम को शो नहीं करता फ्रॉम। क्लियर है। आगे देखो नेक्स्ट सेंटेंस में, वी विल बी लाइंग ऑन द बीच नाउ इफ वी हैडंट। क्लियर है। देखो बड़ी सी अच्छी सी बात है, ये पार्ट मैं आपको अभी कराने भी वाला हूं वर्ब के नेक्स्ट लेसन में। देखो जब कभी भी दो पार्ट मिस द, अगर जो हम प्लेन मिस ना करते, अगर जो हम प्लेन मिस ना करते, मतलब प्लेन मिस कर दिया, एक काम हो गया, मतलब एक काम नहीं हुआ उसकी वजह से दूसरा काम भी रह गया, दूसरा भी नहीं हुआ। एक काम नहीं हुआ उसकी वजह से दूसरा भी नहीं हुआ, ऐसी सिचुएशन को बताने के लिए, इसके रिजल्ट को बताने के लिए वी विल बी लाइंग ना हो करके हम यहां करेंगे वी वुड हैव बीन लाइंग, ऐसे आएगा, वुड हैव बीन लाइंग ऑन द बीच। अगर वो प्लेन ना मिस करते तो अभी लेटे हुए होते, इमेजिनेशन कर रहा है कि लेटे हुए होते, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। और वैसे भी हैड है तो विल नहीं आ सकता, तो विल वाले पार्ट में मिस्टेक का आंसर क्या है हमारा, ये वाला, बाकी सब आंसर नहीं है। क्लियर है, समझ गए। आगे चलते हैं। देखो रामा हैड आस्क्ड मी वंस आई वुड हैव, देखो अब यहां पर हैड तो आया, आई वुड हैव गिवन, हैड प्लस वर्ब की था। जब दो हमारे सेंटेंसेस मिल जाते हैं, अगर वो पहले सेंटेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो दूसरे सेंटेंस में हमारा क्या होता है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इस तरह के रूल को पढ़ा है आपने। अब ये रूल ऐसा क्यों होता है मैं अभी वीडियो में बताने वाला हूं, वर्ब का वीडियो नेक्स्ट लेसन, लेसन नंबर 10 जो आएगा उसमें सीख लेना। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड, तो यहां तो ठीक है, लेकिन यहां एक गलती है कि दो सेंटेंसेस को जोड़ा तो गया, लेकिन जोड़ने वाला वर्ड कहां है। अब इसको दो तरीके से जोड़ा जा सकता है, या तो मैं यहां पे इफ लिख दूं, इफ रमा हैड आस्क्ड मी वंस, अगर रमा ने मुझसे एक बार पूछा होता ना तो मैं उसकी मदद कर देता। या फिर इसी बात को मैं लिख सकता हूं, हैड रामा आस्क्ड मी वंस, हैड रामा आज, इस तरीके से भी हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले जाए, इन्वर्जन फॉर्म में लिख दे सेंटेंस को, तो भी सेंटेंस ठीक हो जाता है। कई बार अगर वो हैड रामा लिखा होता है तो स्टूडेंट सोचता है नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं है। मतलब इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हैड रामा आस्क्ड मी, ठीक है। या फिर इफ रमा हैड आस्क्ड मी, दो तरीके से लिखा जा सकता है। समझ में आ गया। तो दो तरीके से इस सेंटेंस को लिखा जा सकता है, तो दोनों का मीनिंग सेम है और दोनों ही फॉर्मेशन जो है ग्रामेटिकल फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। ऐसा आ जाए तो भी ठीक मानना, कभी सोचो कि हैड के को आगे लाना है और इफ को, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो है नहीं, ऐसा नहीं है। इन्वर्जन फॉर्म में भी लिखा जाता है, इन्वर्जन एक पूरा टॉपिक है, एडवर्ब का पार्ट है, वो भी पढ़ाया जाएगा। तो आंसर क्या है, रामा हैड हमारा ए आंसर है। समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट सेंटेंस में, नीदर आवर फैमिलीज नोर आवर फ्रेंड्स। अरे भाई नीदर और नोर से जब दो वर्ड जुड़ते हैं तो बाद वाले के अकॉर्डिंग आती है, लेकिन यहां पर दोनों ही क्या है, आवर फैमिलीज आवर फ्रेंड्स प्लूरल है, तो यहां पर प्लूरल वर्ब आएगी, नोज नहीं आएगा, क्या आएगा, नोन। जब वर्ब के साथ एस या एस हो जाता है तो वर्ब सिंगुलर मानी जाती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है। लेकिन यहाँ पर जो दो सब्जेक्ट है जिनमें से एक के साथ आनी है, एक के अकॉर्डिंग आनी है, वो ये है, और इसके अगर जो अकॉर्डिंग अगर ये वर्ब आ रही है तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, दोनों सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगा, सिंपल सी बात है। चलो आगे, तो यहाँ पर नो की जगह क्या आएगा, ये डी वाले में आंसर है हमारा। आगे चलते हैं। देखो नो सूनर हैड दे कंप्लीटेड द होमवर्क वर्क व्हेन दे। अब क्या है, कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन वो होते हैं जो
पेयर में होते हैं, जैसे पेयर में जो जैसे नीदर नोर, ईदर और, बट के साथ एंड का पेयर बनता है, ठीक है ना। इस तरीके से कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं बहुत सारे, ठीक है। सच के साथ दैट का बनता है, इस तरीके से बहुत सारे कोरिलेटिव कंजक्शन है। तो वो कंजक्शन में भी पढ़ाएंगे आपको। विद इन 3 मंथ्स आपको पूरी की पूरी ग्रामर कराने वाला हूं मैं। तो नो सूनर के साथ जो पेयर बनता है ना बच्चे, नो सूनर अगर जो सेंटेंस के एक पार्ट में हो और जब उससे दूसरे पार्ट में एक सेंटेंस जोड़ा जाता है तो वो जोड़ा जाता है किससे, सॉरी, देन से जोड़ा जाता है। तो यहां पर व्हेन नहीं आएगा, क्या आएगा, देन आएगा। तो रिवीजन हो गया, आगे चलो। वन ऑफ द स्टेट, जब कभी भी एक बात ध्यान रखना, ये अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट खत्म हो गया, कॉमन एरर आ गया। जब भी कभी आप देखो वन, ईदर, नीदर, ईच, ईच एंड एवरी और नन, इन सब के बाद ऑफ आ जाए और फिर क्या आ जाए, द आ जाए, और फिर भी कोई नाउन हो, वन ऑफ द स्टेट, उन्होंने बोला स्टेट में से एक। अब जो स्टेट है जिनमें से एक चूज करना है, तो वो एक से ज्यादा होंगी ना, एक से ज्यादा होंगी तभी तो उसमें से एक निकाला जाएगा। अगर एक ही होगा तो उसमें से एक क्या निकालेंगे, उसी को ले लेंगे। किसी में से एक को निकालना है तो मतलब एक से ज्यादा में से एक निकलेगा। तो वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच एंड एवरी ऑफ, नन ऑफ के बाद कभी भी नाउन होगा तो उसके पहले पहली बात तो द होगा, और ये नाउन हमेशा कौन सी फॉर्म में होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा, ठीक है। तो यहां पर स्टेट की जगह क्या आना चाहिए, स्टेट्स। और इसके लिए इस पूरे सब्जेक्ट के लिए जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, ये ठीक है। तो ए पार्ट में मिस्टेक है हमारा, क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्टोक वॉज डिवाइडेड अमंग द टू ब्रदर्स, दो भाइयों के बीच में स्टोक बांटा गया। जब दो नाउन्स के बीच में कोई भी चीज बांटनी हो ना, तो अमंग का यूज ना करते हुए क्या हम किसका यूज करते हैं, बिटवीन। दो 3 ब्रदर 4 ब्रदर होता तो अमंग आ जाता, ठीक है। 3 4 होता, दो से ज्यादा होता तो अमंग आता, लेकिन यहां पर दो हैं तो दो के लिए बिटवीन का यूज होता है। बड़ी आसान सी बात है, कंजक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम थी। इस वीडियो में मोस्टली रूल आपको करा दूंगा जो पेपर को लेकर, एग्जाम को लेकर के बड़े इंपॉर्टेंट है। वन शुड रिस्पेक्ट रिलीजियस बिलीफ, किसी को रिलीजियस बिलीफ, किसी इंसान को, किसी एक इंसान को, हर एक इंसान को रिलीजियस बिलीफ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऑफ अदर्स, दूसरे के रिलीजियस बिलीफ, एज मच एज ही इज हिज ओन। वन के लिए क्या यूज किया मैंने, हिज का यूज किया, इस हिज का यूज किया, इस हिज का। लेकिन वन के लिए कभी हिज का यूज नहीं होता, वन के लिए वंस का यूज होता है। कभी भी एक इंसान को रिस्पेक्ट करनी चाहिए रिलीजियस बिलीफ की उतनी जितनी की वो अपने की करता है, अपने मतलब एक की। इसके लिए यहां यूज हुआ हिज, यूज ना होकर के क्या होगा, वंस यूज होगा। इस तरह का प्रॉब्लम तो 50 बार पूछा जा चुका आपके एग्जाम में, ठीक है, क्लियर है। आगे चलो। माई यंगर सिस्टर इज मच स्मार्टर देन मी, ओ माई गॉड, माई यंगर सिस्टर इज मच स्मार्टर देन मी, इज इट करेक्ट और नॉट। अब सोचोगे सर स्मार्टर आ गया तो मच आने की क्या जरूरत है, देखो वेरी मच स्मार्टर भी आ सकता है, स्मार्टर की जगह वेरी मच स्मार्टर भी आ सकता है। स्मार्टेस्ट तो हो ही नहीं सकता भाई, उससे फिर आगे पूरी दुनिया में कोई नहीं है। स्मार्टर बहुत ज्यादा स्मार्ट, अगर थोड़ी सी ज्यादा स्मार्ट है तो भी स्मार्ट रहेगा, बहुत ज्यादा है तो मतलब मुझसे बहुत ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है ना। तो वेरी मच मच भी लगा सकते हैं ना, तो ये तो करेक्ट है। अब यहां पर क्या है, यहां पर देन के बाद आने वाला प्रोनाउन, ये क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, जैसे आई, माई, मी, इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव। क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव। और ये है हमारा प्रोनाउन नहीं है, ये है पोजेसिव एडजेक्टिव। क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव। बना या इसे, इसके बाद क्या होता है, माइन भी होता है, माई सेल्फ भी होता है। ये हमारा पोजेसिव प्रोनाउन है, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन है, ये हमारा
जो प्रोनाउन है एक जो जोर देने वाला प्रोनाउन होता है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी बोलते हैं इसको, या एम्फेटिक प्रोनाउन बोल सकते हैं। ये क्या होता है, एम्फेटिक या रिफ्लेक्सिव। तो एक आई से हमारे 5 पार्ट बने, ये सारे अलग अलग तरह के प्रोनाउन है। प्रोनाउन 11 तरीके का होता है, प्रोनाउन पढ़ाएंगे तो जरूर बताएंगे। माई यंगर सिस्टर इज मच, जब कभी भी हम किसी पर्सनल प्रोनाउन की बात करें, अब इस पर्सनल प्रोनाउन का कंपैरिजन किससे हुआ, माई यंगर सिस्टर से। किससे हुआ, माई यंगर, जो कि एक सब्जेक्ट है। मतलब मैं जो है अपनी यंगर सिस्टर, मेरी यंगर सिस्टर मुझसे क्या है, ज्यादा स्मार्ट है, बहुत ज्यादा स्मार्ट है। तो इसका कंपैरिजन किससे हुआ, सेंटेंस के सब्जेक्ट से। जब किसी पर्सनल प्रोनाउन का कंपैरिजन सेंटेंस के सब्जेक्ट से होता है, क्लियर है, तो वो सब्जेक्टिव केस का आता है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस का। तो यहां पर मी नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, आई। माई यंगर सिस्टर इज मच स्मार्टर देन आई, नॉट मी, क्योंकि कंपैरिजन किससे हो रहा है, सब्जेक्ट से हो रहा है। ये रूल भी प्रोनाउन में पढ़ने वालों ने जरूर पढ़ा होगा। आगे चलते हैं, देखो। इन दिल्ली ही सडनली केम अक्रॉस, कम अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब, सॉरी, कम अक्रॉस का जो मीनिंग है वो क्या है, कम अक्रॉस का मतलब ही होता है टू मीट सडनली। जब कभी भी कम अक्रॉस आ जाएगा तो उसके पहले कभी भी सडनली नहीं आएगा, क्योंकि उसका मीनिंग ये होता है अचानक मिलना। उसका मीनिंग क्या होता है, अचानक मिलना होता है, और इसके साथ विद भी नहीं आता। तो दो तरीके से प्रॉब्लम आती है कम कम अक्रॉस वाली, कि उसके पहले सडनली नहीं आना चाहिए और उसके बाद विद नहीं आना चाहिए। तो यहां पर बी पार्ट में एरर है, सडनली नहीं आएगा। ये ऑप्शन हमारा बी वाला ऑप्शन क्या है, हमारा आंसर है। समझ में आ गया, ठीक है। आगे चलो, देखो। इट वॉज सजेस्टेड बाय द डॉक्टर दैट द पेशेंट शुड बी टेकन केयर। जैसे मैं कहता ना, अगर मैं ऐसा लिखूं, यू शुड टेक केयर पेशेंट, यू शुड टेक केयर पेशेंट। तो टेक केयर पेशेंट तो अधूरा सा लग रहा है ना, है ना, नहीं, अधूरा सा नहीं लग रहा, अधूरा अधूरा सा है समा, अधूरा अधूरा सा है सेंटेंस। तो टेक केयर के साथ हमेशा एक प्रेपोजिशन आती है, दैट इज ऑफ, जो कि यहां मिसिंग है, जो कि क्या है, यहां पे मिसिंग है। तो यहां पर क्या, जब कभी लास्ट में भी, जरूरी नहीं है कि इसके बाद कोई वर्ड होगा। अब मैं कहता हूं यू शुड टेक केयर, आपको टेक केयर, उसमें क्या है, उसमें वो कहना चाहता है कि अपनी केयर करो, लेकिन यहां पर पेशेंट की केयर की जाए, किसकी, ये केयर किसकी की जाए, पेशेंट की। और पेशेंट खुद की केयर नहीं करेगा, पेशेंट की केयर कोई और करेगा, कोई सब्जेक्ट कोई और है और ये ऑब्जेक्ट है। तो इस वर्ब के साथ ऑफ का होना जरूरी है। अगर जब मैं अपनी बात करता हूं, मैं तुम्हें कहता हूं तुम्हें ख्याल रखना चाहिए अपना, यू शुड टेक केयर, अपना ख्याल रखो, ठीक है। मैं कहता हूं तुम्हें अपने सिस्टर का ख्याल रखना चाहिए, तो बोलूंगा यू शुड टेक केयर ऑफ योर सिस्टर, तो ऑफ आएगा ना। तो पेशेंट की केयर करनी चाहिए, अगर वो पेशेंट को हम सब्जेक्ट माने तो पेशेंट तो केयर नहीं करेगा ना, पेशेंट की केयर कोई और करेगा। तो मतलब जो इसका ऑब्जेक्ट है, जिसके साथ ये काम होगा, वो पेशेंट है, मतलब ये किसी और के साथ होगा। जो इसको कर रहा है वो अपनी केयर नहीं कर रहा है, वो पेशेंट की केयर कर रहा है। और जब इस वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट जोड़ा जाएगा तो ऑब्जेक्ट के लिए एक प्रेपोजिशन का आना जरूरी है, वो यहां ना लिखी करके यहां जरूर लिखना है। इस तरीके से लास्ट में कई बार क्या होता है, बहुत सारी वर्ब्स के साथ प्रेपोजिशन आता है, वो मिस करके एग्जामिनर प्रॉब्लम देता है। पढ़ने में तो वो बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है। चलते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, देखिए ध्यान से। सो रूडली डज शी टॉक टू हर हस्बैंड विच इज टू मच पेनफुल फॉर हिम। भाई साहब, इस सेंटेंस में 20 तरह के एरर क्रिएट किए जा सकते हैं, 20 तरह के एरर क्रिएट की जा सकते हैं, ठीक है। अब आप देखो, अब कैसे, सो रूडली डज शी टॉक, अब सोचेगा कि यहां होगा एरर, नहीं, ये इन्वर्जन है। कभी भी सो रूडली, सो पोलाइटली, सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो हमारी इन्वर्जन हो जाता है, मतलब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लिखते हैं, और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ठीक है, क्लियर है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो इंग्लिश में पढ़ाई जाती हैं, इन्वर्जन वगैरह, जो शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ी, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वो पढ़ी भी हो। देखो आगे, अब क्या है, पेनफुल, एक वर्ड है हमारा पेन, क्या है, पेन, पेन मतलब दर्द, मतलब नाउन,
नेम ऑफ एन इमोशन, नाउन सिर्फ व्यक्ति के, स्थान के या फिर किसी वस्तु के नाम को नाउन नहीं कहते। नाउन इज नॉट ओनली द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनीथिंग, एनी सिचुएशन, एनी कंडीशन, एनी इमोशन, एनी एक्शन। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया नाउन। नाउन के साथ हमने फुल लगा दिया। कभी भी किसी नाउन के साथ अगर फुल लगा दें तो वो क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है? एडजेक्टिव बन जाता है। तो क्या हो गया? पेन मतलब नाउन, दर्द, पेनफुल दर्दनाक, दर्द देने वाला दर्दनाक, दर्द देने वाला जख्म, जख्म क्या है? एक फोड़ा, एक चोट का नाम है जख्म, उसको क्वालिफाई किया पेनफुल वुंड। तो वुंड क्या है? नाउन, पेनफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। समझ में आ गया? तो ये एडजेक्टिव है। तो कभी भी, अब सोचोगे सर ये तो गलत है, हाँ बिल्कुल भाई यही गलत है। कभी भी किसी नाउन से पहले, नाउन से पहले इन दोनों वर्ड्स को साथ लाना हो तो हम लिखेंगे टू मच पेन। क्या लिखेंगे? टू मच पेन। लेकिन किसी एडजेक्टिव से पहले लाना हो, किससे लाना हो? एडजेक्टिव से पहले लाना हो। ठीक है, तो हम लिखेंगे मच टू पेनफुल। क्या लिखेंगे? मच टू पेनफुल। तो यहां पर पेनफुल वर्ड है तो टू मच नहीं आया, क्या आएगा? मच टू पेनफुल। इसका एक रीजन है, बड़ा खतरनाक रीजन है। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूं कि रीजन क्या है, थोड़ा सा डीपली चल पड़ते हैं हम। ठीक है, ये बात तो आपने देख ही ली होगी। अब देखो मैं आपको रीजन बताता हूं इसका क्या है। अब देखो क्या होता है कि जो टू मच वर्ड है ना, जो मच वर्ड होता है ना, मच, ये क्या होता है? हमारा एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? और टू जो वर्ड होता है ना, ये हमारा एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब। क्लियर है? एडवर्ब होता है नहीं होता है? होता है। ठीक है, अगर जो मैं कहता हूं ये नाउन है, क्या है? ये नाउन है। जब ये नाउन से पहले आएंगे तो ये तो एडवर्ब है। क्लियर है? एडवर्ब है ना? हाँ देखो, ये तो हमारा एडवर्ब होता है। हाँ, लेकिन जो मच होता है ना, ये एडवर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। क्या होता है? एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों काम करता है। मच, मोर, मोस्ट, ये एडवर्ब का काम भी करते हैं और एडजेक्टिव का काम भी करते हैं। टू हमेशा एडवर्ब ही होता है, एडजेक्टिव नहीं होता। समझ में आ गया? अब एडवर्ब, एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब क्या होता है? जो नाउन को, प्रोनाउन को, वर्ब को, एडजेक्टिव को, सबको क्वालिफाई कर लेता है। अगर वो नाउन से पहले लगाऊंगा तो ये क्या हो गया? एडवर्ब। और ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। पहले इस एडवर्ब ने इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया और इस एडजेक्टिव ने किसको क्वालिफाई कर दिया? इसको, नाउन को क्वालिफाई कर दिया। क्लियर है? अब मैं अगर जो ऐसा लिखूं कि टू को पहले लिखूं तो एडवर्ब, एडवर्ब ने एडजेक्टिव को किया तो एडजेक्टिव को एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा क्या? अगर यहां पर टू मच लिख दूं तो इस एडवर्ब ने इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया और फिर एडजेक्टिव ने फिर क्वालिफाई किया? नहीं ना, एडवर्ब एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा, इस एडवर्ब ने इस एडवर्ब को किया और इस एडवर्ब ने इस एडजेक्टिव को किया, क्योंकि एडवर्ब एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है। ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी पेचीदा है। एडवर्ब और एडजेक्टिव जब पढ़ाया जाएगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा है, कंफ्यूजन में रहते हैं, उनके लिए। ठीक है, तो आंसर क्या है? अभी इतना याद रखें कि कभी भी नाउन आएगा तो टू मच होगा उसके पहले और एडजेक्टिव होएगा तो मच टू आएगा। क्लियर है? आगे चलो। ही लाफ्ड ऑन हर। अरे लाफ के साथ भाई ऑन नहीं आता, एट आता है। बात खत्म, छोटी सी बात है। आगे चलते हैं। लाफ के साथ फिक्स प्रेपोजिशन आता है एट। ओनली बाय वर्किंग हार्ड यू कैन अचीव द सक्सेस। ओनली बाय वर्किंग हार्ड यू कैन अचीव द, ओनली बाय वर्किंग हार्ड, ओनली ऑन संडे, ओनली ऑन मंडे, इस तरह की बात कही जाए। ठीक है, ओनली बाय रनिंग फास्ट। ठीक है, ओनली बाय प्लेइंग वेल, इस तरीके से जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसके बाद जब सेंटेंस इस तरीके से, जब कोई ये एडवर्ब, फ्रेजल एडवर्ब जुड़ती है, इस तरीके के मैनर में जब काम करोगे तो आप ये वाला काम तब पूरा होगा। क्लियर है? तो यहां पर इन्वर्जन आ जाएगा, यू कैन की जगह क्या आएगा? कैन यू अचीव द सक्सेस। इंटेरोगेटिव नहीं है, इन्वर्जन है ये। यहां पर अगर यू कैन अचीव द सक्सेस ओनली बाय वर्किंग हार्ड,
इसको अगर जो मैं लास्ट में लिखता हूं तो ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके के सेंटेंस से, इस तरीके से के फ्रेज से कभी भी सेंटेंस स्टार्ट होगा तो सेंटेंस में जो है हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा और सब्जेक्ट बाद में आएगा। इस बात का ध्यान रखना। इसको बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। ऐसे 12 से 13 रूल हैं जिसमें सेंटेंस इंटेरोगेटिव ना होते हुए भी सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रखा जाता है। ठीक है ना? वैसे तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में लिख रखा जाता है। क्लियर है? आगे चलो। अंडर द शेडो ऑफ अ ट्री वॉज सिटिंग अ संत। अंडर द शेडो ऑफ ए ट्री, ये प्लेस आ गया। अंडर द शेडो ऑफ ए ट्री, ऑन द टेबल, अंडर द सोफा, ऑन द माउंटेन। ठीक है ना? बिहाइंड द वॉल। इस तरीके से एक प्लेस की बात है, बिहाइंड, दीवार के पीछे का प्लेस, ऑन द माउंटेन, ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, ऑन द क्लिफ। इस तरीके से जब हम बात करते हैं किसी प्लेस की, जब कोई भी प्लेस से इस तरीके से सेंटेंस स्टार्ट होता है। और यहां पर जो सब्जेक्ट है असेंट, अब इस सेंटेंस का पूरा मीनिंग क्या है? जो संत था वो बैठा था एक ट्री की शैडो में। किसमें बैठा था? ट्री की शैडो। अब इसमें दो एरर हैं, इसमें कोई एरर, इसमें एक एरर है। ठीक है? अब आप देखो, आप सोचोगे कि सर ऑफ अ ट्री वाज सिटिंग एसेंट, इसमें तो कोई, इसमें तो इन्वर्जन। आप देखोगे वाज सिट, एसेंट वाज सिटिंग होना चाहिए सर, इन्वर्जन है इसमें। जब भी कोई भी सेंटेंस किसी भी ऐसे फ्रेज से या किसी भी ऐसे वर्ड से स्टार्ट होता है जो कि किसी प्लेस को क्या कर रहा है, प्लेस को डिनोट कर रहा है, तो उसमें इन्वर्जन हो जाता है, उसमें कंप्लीट इन्वर्जन हो जाता है। सब्जेक्ट बाद में आता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब बाद में आता है। अब एक बात बताओ मुझे, यहां पर जो प्रॉब्लम है वो ए पार्ट में, वो क्या प्रॉब्लम है? वो प्रॉब्लम ये है कि अगर जो मैं एक पेड़ बना दूं, ये पेड़ बना दिया, मान लो मैंने, ये हमने बना दिया पेड़, हरे रंग का पेड़, ये बना दिया हमने पेड़ भाई, और पेड़ की हमने ये छाया बना दी। और पेड़ की छाया कैसी होती है? मान लो काले रंग की होती है। यहां इसकी परछाई बन रही है, ये वाली, ये परछाई बन गई। तो कोई भी इंसान इसमें बैठेगा तो ट्री के तो अंदर बैठेगा, अंडर, अंडर मतलब नीचे, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे। तो छाया के नीचे थोड़ा ना बैठेगा, छाया में बैठेगा। शैडो की जब भी बात हो, अगर वो ट्री की बात करूंगा तो अंडर द ट्री बोला जाएगा, लेकिन शैडो की बात बोलूंगा तो इन द शैडो बोला जाएगा। अगर जो ट्री की बात करूंगा तो क्या बोलूंगा? अंडर द ट्री, ट्री के नीचे, लेकिन इन द शैडो, छाया में। छाया के नीचे नहीं बैठा जाता, छाया में बैठा जाता है। ठीक है ना? ये तो सभी को समझ में आ गया। तो यहां अंडर की जगह क्या आना चाहिए? इन द शैडो आना चाहिए। क्लियर है? समझ में आ गया? बड़ा आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। आगे चलते हैं। एन अनिकेत हैज बीन वेटिंग फॉर यू आउटसाइड फॉर 2 hours। अनिकेत, एक अनिकेत नहीं है यहाँ पे। ए एन का मतलब एक नहीं होता, एक तो मतलब वन होता है। ए एन का मतलब होता है कोई अनिकेत। अगर आप अनिकेत को नहीं जानते तो आप बोलोगे ना सम अनिकेत या एन अनिकेत। किसी भी नाम को अननोन शो करने के लिए हम आर्टिकल ए एन का यूज कर देते हैं। तो इसमें यहां तो एरर नहीं है, ये तो करेक्ट है। आंसर क्या है? नो एरर। क्लियर है? आंसर क्या है? नो एरर। आर्टिकल में बड़े अच्छे से पढ़ाया जाएगा, आर्टिकल और नाउन में। किसी भी नाम के पहले अगर उस नाम की सेंटेंस में किसी और बात से कोई प्रॉपर पहचान ना बताई गई हो तो किसी भी नाउन के नाम के पहले ए एन का यूज किया जा सकता है। ठीक है? क्लियर है? समझ में आ गया? द मून इज अपीयरिंग मोर सर्कुलर टूडे। भाई साहब अगर सर्कल की बात करें ना, सर्कल की, सर्कल समझते हो तुम? देखो, अगर सर्कल की बात करें, ये हो गया हमारा सर्कल। ठीक है? अगर वो सर्कल की बात की जाए तो सर्कल कम ही, भाई लार्ज और स्मॉल तो हो सकता है लेकिन कम सर्कुलर। मतलब इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं तो फिर तो ये सर्कल ही नहीं रहेगा। तो कोई भी ऐसी शेप जो प्रॉपर होती है, जैसे ट्रायंगुलर, जैसे सफेरिकल, जैसे क्यूबिकल, जैसे क्यूबोइडिकल। ठीक है ना? इस तरह की जो शेप्स होती है ना,
जैसे सिलिंड्रिकल। क्लियर? इस तरह की जो शेप होती है हमारी, वो फिक्स होती है, मतलब प्रॉपर एक बिल्कुल बेस्ट होती है वो। उनको कम या ज्यादा उसकी शेप कहीं से थोड़ी टेढ़ी कर दी तो वो सर्कल नहीं रहेगा। अगर जो मैंने एक स्क्वेयर को थोड़ा टेढ़ा कर दिया तो वो स्क्वेयर नहीं रहेगा। क्लियर है? तो स्क्वेयर एक परफेक्ट शेप है। शेप्स हमेशा जो है परफेक्ट होती है, ज्योमेट्रिकल शेप। क्लियर है ना? एक ट्रेंगल है तो ट्रेंगल ही है ये, इसको टेढ़ा मेढ़ा कर लो तो भी ट्रेंगल रहेगा। ट्रेंगुलर है, वह ट्रेंगुलर मतलब जिसकी 3 भुजाएं हैं। कोई भी ऐसी शेप ट्रेंगुलर शेप में, सफेरिकल शेप में बिल्कुल गोल है गेंद की तरह। सर्कल है मतलब 2 डायमेंशन में है। क्यूबिकल मतलब क्यूबोइडिकल। समझ में आ गया? तो इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर शेप भी होती है, रेक्टेंगुलर। ऐसी जो हमारी शेप होती है ना, वो कभी कम या ज्यादा नहीं, उनके साथ कभी मोर या मोस्ट का यूज कभी नहीं होता। सर्कुलर जो वर्ड है एक एडजेक्टिव है, सर्कुलर शेप। तो कभी भी सर्कुलर या इस तरह की शेप के साथ कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री में नहीं लिखते। ये अपने आप में परफेक्ट होती है। इनको कम या ज्यादा कर देंगे तो वो शेप रहेगी ही नहीं, वो खत्म हो जाएगी, सर्कल ही नहीं रहेगा। तो सर्कल हमेशा क्या होता है? परफेक्ट होता है। और उसके बाद मोर या मोस्ट वर्ड का मतलब कंपैरिजन करने वाले या सुपर बताने वाले वर्ड का यूज नहीं करना, क्योंकि अपने आप में सुपर ये परफेक्ट है। ठीक है? उसको थोड़ा चेंज कर देंगे तो सर्कल सर्कल नहीं रहेगा। क्लियर है? तो इस तरह की शेप्स के अलावा और भी बहुत सारे वर्ड है जिनको जो हमेशा परफेक्ट होते हैं। जैसे एक्सीलेंट वर्ड है। जैसे अगर मैं गोल्डन कहूं, कोई भी चीज गोल्डन है तो मोर गोल्डन कैसे हो सकती है? अगर मैं ब्लैक कहूं तो मोर ब्लैक कैसे हो सकती है? ब्लैक तो ब्लैक है। मोर व्हाइट कैसे हो सकती है कोई भी चीज? तो ऐसे कलर के साथ हम जो व्हाइट तो व्हाइट है ना, मोर व्हाइट और लेस व्हाइट क्या है? लेस व्हाइट है तो क्रीम है, मोर व्हाइट क्या? मोर व्हाइट तो होता ही नहीं कुछ भी। व्हाइट तो व्हाइट होता है, अपने आप में परफेक्ट कलर है वो। ठीक है? ब्लैक तो ब्लैक होता है। अब बोलोगे सर डार्क ब्लैक, लाइट ब्लैक। अरे जो लाइट है वो ग्रे है, डार्क तो होता ही नहीं। ब्लैक से भी कुछ चीज डार्क होती है क्या? ठीक है? तो इस तरीके से जो वर्ड होते हैं, जो कलर होते हैं, एक्सीलेंट वर्ड है, आप देख लो। मोर एक्सीलेंट बोल सकते हो। एक्सीलेंट तो अपने आप में ही सुपर है बिल्कुल एकदम। ठीक है ना? सुपर्ब कह दूं तो मैं। समझ में आ गया? तो ऐसे वर्ड को कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में नहीं लिखा जाता है, तो इसलिए हमने मोर को हटा दिया। आगे चलते हैं, देखो। माई फ्रेंड्स एंड आई वर शोक्ड बाय द। भाई शोक जो वर्ड है ना, शोक के साथ एट नहीं एट आता है। एट द परफॉर्मेंस, शोक्ड एट द परफॉर्मेंस। ठीक है? शोक के साथ शोक है, एस्टोनिश है, सरप्राइज है, ये जो वर्ब होती हैं इनके साथ फिक्स प्रेपोजिशन एट आता है। अगले सेंटेंस में देखो, द ईस्टवार्ड्स विंड हेल्प द बोट। जो ईस्टवार्ड मतलब पूर्व की तरफ चलने वाली जो हवाएं हैं, द बोट गोइंग फ्रॉम वेस्टर्न बैंक टू ईस्टर्न बैंक, वो पश्चिमी किनारों से क्या पूर्वी किनारों पे। अब देखो दो वर्ड है हमारे पास, एक वर्ड है ईस्टवार्ड और एक वर्ड है ईस्टवार्ड्स। समझने की बात है। ये हमारा है एडजेक्टिव और ये हमारा है एडवर्ब। अगर मैं कहता हूं ही इज गोइंग, वो जा रहा है पूर्व की तरफ, तो मैं क्या लिखूंगा? ईस्टवार्ड्स। ईस्टवार्ड्स, वो जा रहा है पूर्व की तरफ, ईस्टवार्ड्स। यहां पर ये एडवर्ब का काम कर रहा है जो इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन मैं कहता हूं विंड हवा, पूर्व की तरफ चलने वाली हवा, पूर्व की तरफ चलने वाली हवा। विंड क्या है? हवा मतलब नाउन, नेम ऑफ अ थिंग। नाउन को क्वालिफाई क्या करेगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव करेगा तो एडजेक्टिव फॉर्म में पूर्वी, ये पूर्व की तरफ, और ये इसका मतलब है पूर्व की तरफ, और इसका मतलब है पूर्वी। इसका क्या मतलब है? पूर्वी, पूर्व वाली, ईस्ट वाली। क्लियर है? तो यहां पर ईस्ट वार्ड्स ना करके क्या आएगा? हमारा एडजेक्टिव आएगा, एडवर्ब ना करके। छोटी सी बात है, दिखाई नहीं देती कई बार। ठीक है, चले आगे। चलो नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं।
इन द एलियन लैंड ही वॉज इनफ जेनरस टू हेल्प मी। अब जेनरस वर्ड OUS कभी भी किसी वर्ड के उसमें आ जाए ना, तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? और जो इनफ वर्ड है ना, अगर जो नाउन के साथ आएगा तो पहले आएगा, लेकिन एडजेक्टिव के साथ आएगा ना बच्चे, तो बाद में आएगा, पहले नहीं आएगा। पहले आएगा तो गलत हो जाएगा। तो यहां पर क्या आना चाहिए हमारा, यहां पर आना चाहिए हमारा अरे सॉरी, ये क्या मैं लिखने लग गया, जेनरस। समझ में आया? जेनरस इनफ। क्लियर है? आगे चलो देखो। When I graduated, I was the only one in my class who went to abroad. देखो, गो के साथ अगर जो मैं अब्रोड वर्ड का यूज करूंगा या गो के साथ मैं होम वर्ड का यूज करूंगा, तो मैं टू प्रेपोजिशन का यूज नहीं करता। गो के साथ अब्रोड वर्ड का यूज हो और होम डायरेक्ट। अगर वो बोलूंगा गो टू हिज होम या माई होम, अगर ऐसा बोलूंगा तो टू आएगा, हिज हर माई देयर, है ना, ऐसे तो टू आ जाएगा। लेकिन गो टू हिज अब्रोड तो कभी बोलते ही नहीं, ही इज गोइंग अब्रोड, तो गो वर्ड के बाद, ठीक है, कभी भी अब्रोड या होम वर्ड हो तो टू नहीं आता। और होम के साथ किस कंडीशन में टू आ जाता है, उसके पहले अगर कोई एडजेक्टिव आ जाए। क्लियर है? तो यहां पर टू वर्ड का यूज नहीं होगा, क्योंकि होम और जो अब्रोड है इसको हम नाउन ना मान के एडवर्ब ऑफ प्लेस मानते हैं। क्या मानते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस। और जब भी कभी वर्ब के बाद एडवर्ब आती है तो उसको जोड़ने के लिए प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। आगे चलो। द हार्डर यू बिकम बिफोर डिफिकल्टीज द बोल्डेस्ट यू बिकम इन लाइफ। देखो, कभी भी दो एडजेक्टिव को जोड़ा जाएगा ना बच्चे, तो वो सेम फॉर्म में होंगे। बोल्डेस्ट की जगह क्या आएगा? बोल्डर आएगा। आप कहोगे सर सेम फॉर्म में होंगे तो हार्डेस्ट जोड़ दो, नहीं। इसको चेंज कर दो, हार्डेस्ट कर दो, नहीं। द हार्डर यू बिकम बिफोर डिफिकल्टीज, जितने ज्यादा तुम मुश्किलों के सामने हार्ड बनोगे, द बोल्डर यू बिकम इन लाइफ, उतने ज्यादा बोल्डर हो जाओगे, बेबाक हो जाओगे, निडर हो जाओगे, बेशर्म हो जाओगे, बोल्ड, ठीक है, बेझिझक हो जाओगे। तो कभी भी जब दो कंडीशंस को या दो चीजों को आपस में दो एडजेक्टिव की हेल्प से कंपैरिजन किया जा रहा हो, मतलब उनको एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया जा रहा हो। क्या बताया जा रहा हो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, एक चीज घट रही है तो दूसरी भी घट रही है। या फिर उनको क्या बनाया बताया जा रहा हो? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताया जा रहा हो। मतलब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है। जैसे जैसे हाइट बढ़ जाती है टेम्परेचर घट जाता है, तो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? तो अब यहां पर तो कभी भी ऐसी दो चीजों को एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताने के लिए जब भी दो एडजेक्टिव का यूज किया जाएगा तो दोनों एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री के यूज होते हैं, पॉजिटिव के या सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का हम यूज नहीं करते हैं। देखो आगे। द एंग्री बोटमैन थ्रू द क्रैक्ड ओर इनटू द रिवर एंड रिटर्न होम। अब इस सेंटेंस को समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना मेरी बात पे। जैसे मैं कहता हूं ही जम्प्ड डैश द रिवर, ठीक है। फिर मैं कहता हूं ही वॉज डैश द रिवर। अब मैं कहता हूं ही थ्रू अ पेबल डैश द रिवर। तीन बातें लिखी हैं देखो मैंने यहां पे। अब सब्जेक्ट ये है हमारा तीनों का ही जम्प्ड डैश द रिवर।
अब यहां पर डिफरेंस आ जाता है इन और इनटू में। किस में आ जाता है भाई? इन और इनटू में आ जाता है। इन क्या होता है? जब किसी भी ऐसी स्थिति में हो जो किसी वस्तु के अंदर कोई दूसरी वस्तु, जैसे मैं रूम के अंदर हूं, स्टूडियो के अंदर हूं, आई एम इन द स्टूडियो, ठीक है, ही इज इन द रिवर, ही इज इन द स्विमिंग पूल, लेकिन जब वो बाहर था और वो, मैं बोलता हूं ही इज कमिंग इन टू द रूम, ही इज गोइंग इन टू द रूम, शी इज गोइंग इन टू द किचन, वो बाहर है तभी तो जा रही है, शी इज गोइंग इन टू द किचन, तो मतलब किचन से बाहर है, किचन में जा रही है, उसका प्लेस चेंज हो रहा है। ही जम्प्ड इन टू द रिवर, वो रिवर में कूदा, इसका मतलब पहले बाहर था। जब सब्जेक्ट काम करे और सब्जेक्ट का प्लेस चेंज हो जाए और हमें इन या इनटू में से कोई भी चीज और सब्जेक्ट हमारा मोशन में है, तो हम हमेशा किसका यूज करते हैं बच्चे? हम यूज करते हैं भाई किसका? इनटू का। किसका? इनटू का यूज करते हैं। ही वॉज इन द रिवर, अब यहाँ प्लेस चेंज, वो रिवर में था, वो नदी में था, तो यहाँ पर प्लेस चेंज नहीं हो रहा, इन। अब बोलोगे सर ही थ्रू अ पेबल इन द रिवर या इनटू द रिवर, उसने फेंका कंकर, अब प्लेस तो चेंज हो रहा है, जो चीज रिवर में जा रही है उसका प्लेस, कौन जा रहा है रिवर में? पेबल, तो प्लेस चेंज होएगा पेबल का, पेबल मतलब कंकर। लेकिन ये है क्या? सब्जेक्ट तो ये है और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट काम करे और सब्जेक्ट का ही प्लेस चेंज हो तो इनटू आता है, जब सब्जेक्ट काम करे और प्लेस जो है ऑब्जेक्ट का चेंज हो तो इनटू नहीं आता, इन आता है। तो यहां पर क्या है? इन द एंग्री बोटमैन थ्रू द क्रैक्ड ओर, क्रैक जो ओर थी उसको एंग्री बोटमैन ने क्या किया? फेंक दिया। तो एंग्री बोटमैन नदी में नहीं गया, ये ऑब्जेक्ट नदी में गया, और ऑब्जेक्ट गया तो इनटू नहीं आएगा, इन आएगा। समझ में आ गई बात? अगर वो सब्जेक्ट काम कर रहा है, सब्जेक्ट जंप कर रहा है और सब्जेक्ट नदी में जा रहा है तो इनटू आएगा। सब्जेक्ट कोई चीज नदी में फेंक रहा है तो सब्जेक्ट तो वहीं खड़ा है, जो चीज फेंकी गई है वो नदी में गई है तो इन आएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। ही कॉल्ड मी ऑन यस्टरडे, देखो कभी भी ये जो हमारा यस्टरडे वगैरह होता है ना, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, संडे, नहीं, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट डे, लास्ट वीक, मंथ, मॉर्निंग, इवनिंग, और लास्ट की जगह मैं नेक्स्ट भी लगा दूं तो भी चलेगा। नेक्स्ट, सॉरी, इट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट इवनिंग, या फिर लास्ट संडे, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट मॉर्निंग। जब ये नेक्स्ट और लास्ट वर्ड जुड़ जाए या वाले वर्ड हो, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, तो जब इस केस में हम इनको यूज करते हैं तो ये बोलते होते हैं एडवर्ब। क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब के पहले कभी प्रेपोजिशन नहीं आती है, और ये यस्टरडे या यस्टरडे से पहले कभी ऑन नहीं आएगा। ऑन संडे हो सकता है लेकिन ऑन नेक्स्ट संडे कभी नहीं होगा, सिर्फ नेक्स्ट संडे होगा। ठीक है ना? ही मेट मी ऑन संडे, वो मुझे संडे को मिला था। ठीक है? मतलब ही मेट मी ऑन लास्ट संडे नहीं, ही मेट मी लास्ट संडे होगा, ऑन लास्ट संडे नहीं होगा। क्लियर है? समझ में आ गई? बड़ी आसान सी बात है यार, अंग्रेजी ज्यादा मुश्किल नहीं है। द सोइल वॉज मोस्ट ड्यू टू लिटल रेन। एक चीज देखना अब यहां पर, एक वर्ड है हमारा लिटल, एक वर्ड है अ लिटल, और एक वर्ड है द लिटल। लिटल का मतलब होता है ना, को, नो, ना के बराबर। अ लिटल होता है थोड़ा सा, और द लिटल होता है थोड़ा सा लेकिन सारा का सारा। अब मैं कहता हूं लिटल रेन, लिटल रेन मतलब ना के बराबर, मतलब बारिश नहीं हुई। द सोयल वॉज मोस्ट, अगर वो सोयल गीली थी तो बारिश तो हुई होगी, थोड़ी सी हुई हो चाहे। ठीक है? तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, इसका मतलब तो है कि बारिश हुई ही नहीं। बादल थे, एक आधी बूंद गिरी, एक बूंद से मिट्टी तो नहीं गीली हो सकती, तो धुआं हो जाएगी।
अब अ लिटिल मतलब थोड़ी बहुत बारिश हुई, द लिटिल मतलब जितनी होनी चाहिए थी सारी की सारी। भाई होनी तो बादल में क्या पता कितना पानी है, अगर सारा नीचे आ गया तो बाढ़ आ जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या आएगा, अ लिटिल। लिटिल की जगह क्या आना चाहिए बच्चे यहाँ, अ लिटिल। क्लियर है, समझ में आ गया। आगे चलो देखो, इन द एलियन लैंड ही वॉज जेनरस एनफ, हेल्प मी। अभी हमने कहा किया था एडजेक्टिव के बाद आता है, ये तो ठीक हो गया, लेकिन यहां पर क्या है, जबकि एलियन लैंड में वो काफी जेनरस था, उदार था। हेल्प मी किस बात पे, हेल्प मी विद मनी, तो यहां पर टू भी तो आएगा, टू हेल्प मी, मेरी हेल्प करने में क्या था, वो उदार था। क्लियर है, यहां पर देख लेना टू जरूर आएगा। मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स हर्ड द अर्थक्वेक, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने अर्थक्वेक को सुना, अरे सुना नहीं भाई, फील किया। अर्थक्वेक को सुना नहीं जाता, फेल्ट द अर्थक्वेक आएगा। क्लियर है ना, अर्थक्वेक को सुना थोड़ा ना जाता है, फील किया जाता है। आगे चलो, ही हैज डन अ मिस्टेक ऑफ विच आई एम सर्टेन। अब यहां पर जो प्रॉब्लम दी गया है वो ग्रामर रिलेटेड ही है, लेकिन कोलोकेशन रिलेटेड है। डन अ मिस्टेक, डू अ मिस्टेक कभी नहीं होता भाई, डू अ मिस्टेक हम कभी नहीं लिखते, हम लिखते हैं मेक अ मिस्टेक। जैसे डू अ नॉइस नहीं लिखते, मेक अ नॉइस लिखते हैं। डू अ फर्स्ट नहीं लिखते, जैसे मेक अ नॉइस। मेक अ फस, नखरे करना, बहाना बनाना। तो इन फ्रेजेस में क्या आता है, कोलोकेशंस बोलते हैं। और मैंने इस आज जो दोपहर में वीडियो अपलोड की थी उसमें कोलोकेशन से रिलेटेड मैंने चीजें बता रखी हैं। 10 मिनट और सर, आ रहा हूं भाई यार। ही हैज डन अ मिस्टेक, क्लियर है, देखो अभी तो यहां पर क्या है, डन की जगह क्या आएगा, ही हैज मेड अ मिस्टेक आएगा। राइट है, क्लियर है। चलो आगे, बुर्ज खलीफा इज टालर देन ऑल अदर बिल्डिंग्स इन द यूएसए। देखो भाई, बुर्ज खलीफा है कहाँ, यूएसए में है या दुबई में है, दुबई में है। तो ऑल अदर का मतलब क्या बनता है भाई, बाकी दूसरी। बुर्ज खलीफा अगर जो यूएसए में है तो बोलूंगा ऑल अदर, लेकिन वो तो दुबई में है। अगर यहाँ पे दुबई लिखा होता तो बोलते ऑल अदर, बाकी सभी बिल्डिंग से, क्योंकि वो भी खुद बुर्ज दुबई में होगा। लेकिन यूएसए में तो अदर लगाने की जरूरत नहीं है, यूएसए की तो सभी बिल्डिंग से है। ठीक है ना, अगर दुबई होता तो ऑल अदर, बाकी दूसरी बिल्डिंग से, खुद को छोड़ करके बाकी दूसरी बिल्डिंग से, ऐसा होता। कितना आसान दे देते हैं यार। आई वर्कड फॉर दिस कंपनी विद हार्ट एंड सोल, मैंने इस कंपनी के लिए दिल से और आत्मा से काम किया। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर क्या है, हमारे कुछ ये फ्रेजेस होते हैं, जैसे ये इसको बोलते हैं एडवर्बियल फ्रेजेस, जैसे हार्ट एंड सोल, जैसे टूथ एंड नेल। ठीक है, जैसे टूथ एंड नेल होता है, या फिर जैसे होता है हमारा, और भी होते हैं काफी सारी। चलो एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं, जैसे कैट्स एंड डॉग्स। जैसे रेन के साथ अगर जो कैट्स एंड डॉग जोड़ा जाए तो कभी भी विद या वो कुछ नहीं आएगा। क्लियर है, तो इनके साथ विद हार्ट एंड सोल, विद टूथ एंड नेल, विद वर्ड का यूज नहीं होता, क्योंकि अपने आप में एक कंप्लीट फ्रेज है। ठीक है, आई वर्कड फॉर दिस कंपनी, हार्ट एंड सोल आएगा, विद हार्ट एंड सोल नहीं होगा, क्योंकि उसने अपना दिल निकाल के और आत्मा निकाल के उसके साथ काम नहीं किया था। ठीक है ना, उन आत्मा से काम किया था, दिल से काम किया, दिल के साथ काम नहीं किया था। क्लियर है, आगे चलो, इट्स मी हु कैन हेल्प यू, इट्स मी हु कैन हेल्प यू, वो मैं हूं जो तुम्हारी मदद कर सकता हूं, वो मैं हूं। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, वो है ये सब्जेक्ट है ना, इट थोड़ा ना सब्जेक्ट है। इट तो इस सब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहा है। इट के साथ कभी भी बी का कोई फॉर्म आ जाए और उसके बाद कोई पर्सनल प्रोनाउन आ जाए, क्या आ जाए, पर्सनल प्रोनाउन आ जाए,
इट के साथ बी की कोई भी फॉर्म आ जाए और उसके साथ कोई पर्सनल प्रोनाउन आ जाए तो वो पर्सनल प्रोनाउन हमेशा क्या लिखा जाएगा, सब्जेक्टिव केस का लिखा जाएगा, सब्जेक्टिव केस का लिखा जाएगा। मतलब यहां पर मी ना करके क्या आएगा, आई आएगा। इट्स आई। अगर बी की जगह कोई और वर्ड होता, इज एम आर वॉज वर्ड की जगह कोई और वर्ड होगा, मतलब कोई भी और वर्ब होगी, तो वो क्या आएगा, जैसे बोलता हूं इट हर्ट्स मी, इट हर्ट्स मी। इसमें जो है इट जो यूज हुआ है ना, किसी और बात के लिए जो यूज हुआ है जो इस मी को हर्ट करती है, तो ये सब्जेक्ट है प्रॉपर और ये प्रॉपर ऑब्जेक्ट है। अब बोलता है इट्स आई, वो मैं हूं, तो मतलब मैं ही तो हूं, मैं ही सब्जेक्ट हूं। और सब्जेक्ट को ही इट क्या कर रहा है, डिनोट कर रहा है। मतलब इट यूज किसी और सब्जेक्ट के लिए यूज ना होकर के इसी के लिए हो रहा है, इसी को सब्जेक्ट बना रहा है। तो और वो कब बनाता है, जब इट के साथ बी का कोई भी फॉर्म हो, इज एम आर वॉज वर, तो इस पर्सनल प्रोनाउन को सब्जेक्ट बना देता है। तो ये पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस का होता है, आई होता है, मी नहीं होता, ही होता है, हिम नहीं होता, शी होता है, हर नहीं होता। ठीक है, क्लियर है? आगे चलो। इधर जैक और जॉन आर करेक्ट। ओ माय गॉड, इधर और दोनों में से एक हुआ ना करेक्ट, या तो जैक करेक्ट है या क्या है, जॉन करेक्ट है। इधर और से जब भी दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो वहां पर क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। दोनों में से एक करेक्ट है, इज करेक्ट आएगा। सिंपल सी बात है। आगे देखो। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स दैट कॉज द प्रेजेंट सिचुएशन। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। अब क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स दैट कॉज द प्रेजेंट सिचुएशन। व्हाट कॉज, ये जो कॉज वर्ब यूज हुई है ना हमारी, ये किसके लिए, क्या कॉज है, मतलब क्या चीज कॉज करती है प्रेजेंट सिचुएशन का कारण, क्या चीज है, वो क्या चीज है, वो कॉम्बिनेशन चीज है। कॉम्बिनेशन तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वर्ब भी तो सिंगुलर आएगी, कॉजेज, दैट कॉजेज द प्रेजेंट सिचुएशन। क्लियर है, समझ में आ गया? आगे देखो, नेक्स्ट सेंटेंस देखो। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, 39 सेंटेंस देखो आप। द कस्टमर सर्विस एसोसिएट गेव अस मच इंफॉर्मेशन विच वी नीडेड। कस्टमर सर्विस ने हमें इंफॉर्मेशन दी जो कि हमें जरूरत थी। इंफॉर्मेशन एक ऐसा वर्ड है, इंफॉर्मेशन, ये ऐसे लिखा जाता है, इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते हम। अगर प्लूरल फॉर्म में लिखना तो पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन लिख देते हैं, पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशंस नहीं लिखते हैं। ठीक है, नाउन का प्रॉब्लम है ये। क्लियर है, इंफॉर्मेशन आएगा तो आंसर है हमारा ये बी, बी पार्ट में इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। क्लियर है? बड़ा आसान है यार, इंग्लिश कितनी आसान है, मजा आ गया। अब देखो आगे, नेक्स्ट में नो सूनर डिड आई कम आउट ऑफ माई होम टू गो मार्केट व्हेन। अब देखो नो सूनर के साथ किसका यूज होगा, देन का यूज होगा, होगा कि नहीं होगा, सॉरी, देन का यूज होगा। तो नो सूनर वाले में यहां पर देन आना चाहिए बी, यहां पर क्या आना चाहिए, देन। नो सूनर के साथ किसका पेयर बनता है, देन का। अभी एक एग्जाम में, सॉरी, एक एग्जांपल कराया था इससे पहले। द गवर्नमेंट इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइज्ड न्यू पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर द एलोकेशन ऑफ लैंड टू प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो इसमें क्या है, द गवर्नमेंट इज स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइज्ड। अब क्या है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, ऑफ के बाद क्या है, ये वर्ब है। ऑफ क्या है हमारा, प्रेपोजिशन, क्या है, प्रीपोजिशन। और प्रेपोजिशन के बाद क्या आ गई, वर्ब। और प्रेपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आएगी तो उसमें आईएनजी जुड़ेगा, फाइनलाइज नहीं आएगा, क्या आएगा, फाइनलाइजिंग आएगा। और फाइनलाइजिंग आएगा तो इस पार्ट में यहां पर बी पार्ट में एरर है। क्लियर है? प्रेपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म में आएगी, जेरंड फॉर्म में आएगी। क्लियर है? आगे चलो। मैनेजर्स फ्रीक्वेंटली एनकाउंटर, मैनेजर जो है अक्सर एनकाउंटर करते हैं, फेस करते हैं सिचुएशन को वेयर दे नीड टू हेल्प अदर सोल्व प्रॉब्लम्स। टू हेल्प अदर्स, हेल्प एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आए और फिर वर्ब आए, तो वर्ब जो है वो बेयर इंफिनिटिव फॉर्म में आती है, बेयर इंफिनिटिव फॉर्म में आती है। मतलब वो बेसिक फॉर्म में, वर्ब फॉर्म में, मतलब बेसिक फॉर्म में यूज की जाती है। किसमें, बेसिक फॉर्म में यूज की जाती है। तो यहां पर क्या है, इसमें एरर आएगा, हेल्प अदर सोल्व।
टू सोल्व या सोल्विंग भी नहीं आएगा, सोल्व प्रॉब्लम्स ऐसे आएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। द पुलिस नैब्ड अ नोटोरियस क्रिमिनल हु हैड बीन टेरराइजिंग बिल्डर्स एंड एक्सटोर्टेड मनी। सबसे पहले सेंटेंस में मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी दो वर्ब को जोड़ा जाएगा तो वो सेम फॉर्म में होनी चाहिए। यहां पर एक वर्ब तो टेरराइजिंग है और दूसरी वर्ब जो जोड़ दी गई एक्सटोर्टेड है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, एक्सटोर्टिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक्सटोर्टिंग होना चाहिए। और एक्सटोर्टिंग वाला पार्ट कौन सा है हमारा, इसमें देखो, हैड नॉट बीन। हैड नॉट बीन के साथ तो टेरराइज्ड नहीं आएगा ना, हैड नॉट बीन, हैड बीन के साथ क्या आता है, कौन सा फॉर्म आता है, नेम्ड नेक्टर एंड हु हैड बीन, जो कर रहा था, ठीक है ना, मनी फ्रॉम द, जो 2 सालों से पैसे ले रहा था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब आईएनजी फॉर्म में आती है, तो आईएनजी फॉर्म में दोनों वर्ब आएंगी, तो इसमें क्या है, ये भी नहीं है। ठीक कौन सा होगा, एक्सटोर्टिंग ये वाला, क्योंकि इसमें ये है फिर वर्ब दोनों सेम फॉर्म में नहीं है, गलत। इसमें क्या है, ये दोनों सेम फॉर्म में भी है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो सकता। हमें पास्ट 2 ईयर्स, ये जो टाइम लिखा गया है ये बताता है कि ये सेंटेंस, ये जो पार्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में होना चाहिए। क्लियर है, आगे चलो। इट हैज बिकम अ कॉमनली प्रैक्टिस टू टॉक अबाउट वुमेन लिबरेशन। इट हैज बिकम अ कॉमनली प्रैक्टिस, भाई कॉमनली प्रैक्टिस टू टॉक अबाउट वुमेन लिबरेशन, कॉमन प्रैक्टिस यार, प्रैक्टिस इज अ नाउन, और नाउन को एडवर्ब से नहीं, हम किससे क्वालिफाई करते हैं, एलवाई तो एडवर्ब बन गया ना, एडजेक्टिव से क्वालिफाई करते हैं, तो कॉमन प्रैक्टिस हो गया यहाँ पर, कॉमन प्रैक्टिस ऑफ टॉकिंग, ऑफ टेकिंग विद, टॉकिंग विद, टू टॉक अबाउट वुमेन, भी नहीं है, भी नहीं है, भी नहीं है। चलो आगे। अपोलो वाज वर्शिप्ड एज लॉन्ग एज द रोमन एम्पायर कंटिन्यूड। रोमन एम्पायर जब तक चला, जारी रहा, ठीक है, कंटिन्यूड, लेकिन अभी भी तो कंटिन्यू नहीं, अब तो खत्म हो गया। रोमन अंपायर रूल्ड, जब तक उसने रूल किया, जब तक नहीं रूल किया, रूल खत्म होने के बाद क्या अपोलो को नहीं पूजा गया था, जब तक रोमन्स रहे तब तक पूजा गया, ठीक है। वाज, हाँ, रोमन एम्पायर कंटिन्यूड, अब क्या है, खत्म तो हुआ ही नहीं, तो ये नहीं आएगा, रूल्ड की बात नहीं है। अब कंटिन्यूड तो आएगा जब तक जारी रहा, जब तक रोमन अंपायर जारी रहा, लेकिन रोमन अंपायर यहां पर जो कंटिन्यूड फॉर्म आएगी ना वो पैसिव फॉर्म आएगी, और रोमन अंपायर ने जारी किया नहीं, रोमन अंपायर जारी रहा जब कोई वर्ब किसी सब्जेक्ट के साथ घटित हो रही थी, ठीक है, तो उस केस में पैसिव फॉर्म में लिखी जाएगी वो वर्ब, एक्टिव फॉर्म में नहीं लिखी जाएगी, तो यहां पर वोज कंटिन्यूड होना चाहिए। टैक्स पेयर्स आर टू बी कॉन्शियस ऑफ देयर प्रिविलेजेस, टैक्स पेयर को कॉन्शियस होना चाहिए अपने, कॉन्शियस, R2, R2 का मतलब होता है होना है, उनको करना है, मुझे आई एम टू गो, मुझे जाना है, आई एम टू टेक, मुझे खाना है, ठीक है ना, ये मुझे खाना, मैं एक नॉर्मल बात बता रहा हूं, लेकिन वहां पर एक आवश्यकता है उस चीज की उनको, तो यहां पर ये तो नहीं आएगा। हैव टू, उनको मजबूरी में करना पड़ता है, हैव टू क्या शो करता है, मजबूरी जो दूसरे के द्वारा ला दी जाती है आप पे, तो भाई अगर वो मुझे कोई प्रिविलेज मिलना चाहिए तो उसके लिए कोई मुझे मजबूर तो ना करेगा, उसके लिए तो मैं खुद उत्सुक रहूंगा, तो ये मजबूरी वाले भी नहीं आएगा। ओट टू मतलब एडवाइस दी जा रही है, नहीं, उनको जरूरत है इस चीज की, टैक्स पेयर्स को जरूरत है कि जो प्रिविलेजेस हमें मिलने चाहिए उसके, उस पे ध्यान, उसके लिए कॉन्शियस होने के लिए जरूरत है। क्लियर है, समझ में आ गया। टैक्स पेयर जो होते हैं उसी से तो देश चलता है, सरकारें तो उनके टैक्स के पैसे से देश चलाती हैं। द रूल्स ऑफ चेस रिक्वायर दैट वन मेड ओनली वन मूव एट अ टाइम। अब देखो क्या है, रूल ऑफ चेस रिक्वायर, जो रूल्स ऑफ चेस है वो रिक्वायर करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है कि एक बंदा एक ही खेले, तो कभी भी ऐसा आ जाए, द रूल ऑफ चेस रिक्वायर दैट वन मेड ओनली वन मूव एट ए टाइम, कि एक बंदा एक खेलता है नहीं, कि वो बंदा रिक्वायर, ये रिक्वायरमेंट ये है कि एक बंदा एक टाइम में एक ही मूव करता है, ठीक है, तो यहां पर प्रेजेंट की बात आएगी। द रूल ऑफ चेस रिक्वायर दैट वन मेक्स ओनली वन मूव एट ए टाइम, या वन मेक ओनली, मतलब ये तो नहीं आ सकता, और इंप्रूवमेंट तो करनी जरूरी है क्योंकि पास्ट नहीं हो सकता, तो वन मेक ओनली या वन मेक्स ओनली, ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट आएगा क्योंकि एक रूल की बात की गई है, प्रेजेंट इंडेफिनेट आएगा तो ये हो जाएगा हमारा। आगे चलो।
होल्ड हैंड्स ऑफ योर चाइल्ड वाइल क्रॉसिंग। हैंड्स दोनों हाथ पकड़ेंगे क्या? जब कोई भी चाइल्ड होगा उसके दोनों हाथ पकड़ेंगे नहीं ना, एक हाथ पकड़ेंगे ना, तो हैंड्स तो आएगा ही नहीं। होल्ड यूर हैंड ऑफ यूर चाइल्ड, ये भी हो सकता है, यूर चाइल्ड हैंड, ये भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो दोनों में से पहले जो आ गया वही हमारा आंसर है, ए हमारा आंसर है। होल्ड यूर चाइल्ड हैंड, ठीक है, होल्ड। और अगर जो यहां पर हैंड ऑफ यूर चाइल्ड करूंगा ना, तो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन के केस में पहले एक के साथ दा आना चाहिए। तो यहां दा होता, ये ठीक होता, लेकिन दा नहीं है। यूर चाइल्ड हैंड्स, दो भी नहीं आ सकते, इंप्रूवमेंट की जरूरत भी है, तो यहां पर होल्ड यूर चाइल्ड हैंड आएगा। द हैंड होता तो वो भी ठीक होता। क्लियर है? आगे चलो। दे आर सोशल इंसेक्ट्स लिविंग इन कम्युनिटीज रेगुलेटेड बाय डेफिनेट लॉज। अब लिविंग इन कम्युनिटीज वो ऐसे सोशल इंसेक्ट्स हैं जो रह रहे हैं कम्युनिटीज में। हु आर लिविंग इन कम्युनिटीज, हु लिव्स विद अ कम्युनिटी, नहीं, विद ए कम्युनिटी, कम्युनिटी में रहते हैं। लिविंग अमंग अ कम्युनिटी ये भी नहीं होगा, और इंप्रूवमेंट लिविंग। दे आर सोशल इंसेक्ट लिविंग इन कम्युनिटीज रेगुलेटेड by definite law, each member of society being a well defined and separate part in the work of a colony। इसमें कोई भी एरर नहीं है, आंसर ये भी हो सकता है कि नो एरर। ठीक है, लिविंग इन कम्युनिटीज ये है, हु आर लिविंग इन कम्युनिटीज ये भी हो सकता है, जब वो एरर है नहीं तो मैं क्यों लगाऊं, जैसे भी ठीक है। दे आर सोशल इंसेक्ट्स हु आर लिविंग इन। ही इज सो ब्रिस्क हिमसेल्फ, वो खुद इतना तेज है, ब्रिस्क है, दैट ही कैन नॉट टोलरेट एनी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी मतलब किसी के काम करने की क्षमता। एफिशिएंसी क्या होता है? क्षमता। भाई वो इतना है, खुद इतना ब्रिस्क मतलब क्या है? वो एफिशिएंसी तो ये तो नहीं आना चाहिए, टोलरेट एनी डिले, हार्डली। वो ही कैन नॉट, हार्डली, कैन नॉट के साथ हार्डली नहीं आता क्योंकि दोनों का मीनिंग नेगेटिव है, ये तो नहीं आएगा। ही कैन नॉट टोलरेट एनी हेस्ट, वो जल्दी को टोलरेट नहीं कर सकता। नहीं भाई, कोई बंदा खुद से जल्दी से काम करता है, दूसरों को भी कहेगा कि जल्दी करो, तो ये भी नहीं आ सकता। टोलरेट हार्डली, फिर हार्डली आ गया, फिर आ गया टोलरेट एनी डिले, वो इतना जल्दी काम करने वाला है कि वो दूसरों से कोई डिले टोलरेट नहीं कर सकता। आंसर क्या है? डी। क्लियर है? इसी के साथ हमारे ये 50 सेंटेंसेस खत्म होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, ऐसे ही सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करते रहिए, बने रहिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जल्दी जल्दी सिलेक्शन लेके इंस्पेक्टर बन जाओ भाई और बहनों। टाटा, बाय बाय, हर हर महादेव।